दिवाली से ठीक पहले बाजारों और घरों के लिए एक बड़ी खबर आई है। भारत की टैक्स प्रणाली मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, उसमें वो 2017 में लागू होने के बाद से अब तक के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा हुई है। हाँ, बिल्कुल। और सरकार इसे आम आदमी के लिए एक बड़ा तोहफा बता रही है। जी। इसे जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है और ये वाकई में एक अहम महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और महंगाई से भी कुछ राहत देना, कारोबार को आसान बनाना। तो आज हम इन्हीं जीएसटी सुधारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास सरकारी घोषणाएं हैं, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मुख्य बिंदु हैं, अखबारों के विश्लेषण हैं और हाँ, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। सही। इनके आधार पर हम समझेंगे कि क्या बदला है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे खंगालें और समझें, जैसे टैक्स की दरें कैसे बदली हैं, कौन सी चीजें सस्ती या महंगी हो सकती हैं और इसका व्यवसायों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है टैक्स स्लैब्स का सरलीकरण। पहले जो कई दरें थीं, 5%, 12%, 18% और 28% भी। हाँ, उन्हें अब काफी हद तक बदल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब मुख्य रूप से दो ही दरें होंगी, 5% और 18%। वो जो 12% और 28% वाली पुरानी दरें थी वो लगभग खत्म कर दी गई हैं। हालांकि इसके साथ एक 40% की विशेष दर भी रखी गई है। अच्छा, 40%? हाँ, जिसे डीमेरिट रेट कहा जा रहा है। ये उन चीजों पर लगेगी जिन्हें सरकार या तो मतलब हतोत्साहित करना चाहती है या जो लग्जरी मानी जाती हैं। तो ये नई संरचना दिखती कैसी है? मतलब 5% वाली दर? 5% दर, जिसे मेरिट रेट कहा गया है, वो जरूरी चीजों के लिए है। और 18%? और 18% दर, जिसे स्टैंडर्ड रेट कह रहे हैं, वो बाकी ज्यादातर चीजों और सेवाओं पर लागू होगी। और ये 40% वाली डीमेरिट दर, इसमें क्या क्या है? काफी चर्चा है इसकी। हाँ, इसमें देखिए, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू, कच्चा तंबाकू, ये सब है। साथ ही चीनी या मिठास वाले एरेटेड या कैफीन युक्त पेय, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ओके। फिर बड़ी कारें, खासकर वो जो 1200 सीसी इंजन क्षमता से ज्यादा वाली एसयूवीज और लग्जरी कारें हैं, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, और निजी इस्तेमाल के लिए जो होते हैं जैसे विमान, हेलीकॉप्टर और यॉट यानी महंगी नावें, ये सब 40% में है। अच्छा, एक जरूरी बात जो मुझे लगता है साफ करनी चाहिए, बीड़ी का क्या हुआ? वो भी तंबाकू उत्पाद है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हम्म। बीड़ी जो पहले 28% वाले स्लैब में थी, उसे इस 40% वाले स्लैब में नहीं डाला गया है। अच्छा। उसे घटाकर 18% वाले स्टैंडर्ड रेट में लाया गया है। ओके, ये अहम है। और ये नई दरें लागू कब से हो रही हैं? ये लागू होंगी 22 सितंबर 2025 से, मतलब नवरात्रि के पहले दिन से। ठीक है। लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, पेच है, हाँ। खासकर तंबाकू उत्पादों के लिए। क्या पेच है, बताइए। वो ये है कि सिगरेट, जर्दा, कच्चा तंबाकू, गुटखा जैसे उत्पादों पर जो मौजूदा जीएसटी दरें हैं और मुआवजा उपकर, कॉम्पनसेशन सेस जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, सेस। वो तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यों को जीएसटी लागू होने पर जो राजस्व का नुकसान हुआ था, हाँ जी। उसकी भरपाई के लिए लिया गया कर्ज पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता। ओहो, तो मतलब इन पे अभी तुरंत असर नहीं दिखेगा? तुरंत नहीं। इसकी कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई गई है, वो बाद में तय होगी। और बीड़ी पर भी नई 18% दर तभी से लागू होगी जब ये सेस वाला मामला सुलझेगा। अच्छा, ये मुआवजा उपकर वाला मामला थोड़ा समझाएंगे। ये सेस क्यों लगा था? हाँ, देखिए, जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो राज्यों को डर था कि उन्हें टैक्स से होने वाली कमाई का नुकसान होगा, क्योंकि कई पुराने टैक्स खत्म हो गए थे। हाँ, सही बात है। तो केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वो 5 साल तक इस नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए कुछ चीजों पर, खासकर इन्हीं सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर, जीएसटी के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। अच्छा। वही है मुआवजा उपकर। इसी से जो पैसा जमा हुआ, उससे राज्यों को मुआवजा दिया गया। अब उसी मुआवजे के लिए जो कर्ज लिया गया था, उसे चुकाने तक ये सेस कुछ तंबाकू उत्पादों पर जारी रहेगा। समझ गए। अच्छा, अब इन सारे बदलावों के पीछे सरकार का तर्क क्या है? सरलीकरण तो एक बात हुई, और क्या कारण है? हाँ, सरलीकरण तो मुख्य है ही। दरें कम होने से भ्रम कम होगा, ये तो साफ है। दूसरा बड़ा कारण है वर्गीकरण।
मतलब क्लासिफिकेशन से जुड़े जो विवाद होते थे उनको कम करना। हाँ, वो पॉपकॉर्न वाला उदाहरण याद है मुझे। बिल्कुल, कि सिनेमा हॉल वाले पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स, बाहर वाले पर कितना, इस तरह के बहुत से छोटे छोटे विवाद थे जिनसे मुकदमेबाजी बढ़ती थी। सही कहा। अब दरें कम और स्पष्ट होने से उम्मीद है कि ऐसे मामले कम होंगे। और अनुपालन, कंप्लायंस की भी बात हो रही है। बिल्कुल, कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना। जब टैक्स प्रणाली सरल होती है तो व्यापारियों के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए, टैक्स भरना, रिटर्न फाइल करना, ये सब आसान हो जाता है। तो टैक्स चोरी की गुंजाइश कम होती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ सकता है लंबे समय में। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी, और ईज ऑफ लिविंग, और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने में सुगमता, दोनों बढ़ेंगी। एक और तकनीकी दिक्कत थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसका क्या हुआ है? हाँ, आईडीएस, उसे भी ठीक करने की कोशिश की गई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो स्थिति है जहां मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदा उस पर टैक्स की दर ज्यादा है, और जो तैयार माल आप बेच रहे हैं उस पर टैक्स की दर कम है। तो पैसा फंस जाता है। बिल्कुल, व्यापारी का पैसा टैक्स क्रेडिट में फंसा रह जाता है। उसे वापस पाने में, मतलब रिफंड लेने में काफी दिक्कतें आती थीं। टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर इससे बहुत परेशान थे। अच्छा, अब दरें सरल होने से ये समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में सबसे ऊपर है। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। सरकार का दावा तो यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी कई चीजें सस्ती होंगी। कहाँ से शुरू करें? 0% वाली लिस्ट से? हाँ, वहीं से करते हैं। वो चीजें जिन पर अब शून्य टैक्स यानी 0% जीएसटी लगेगा। ये पहले 5% या कुछ 12% पर भी थी। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें हैं, जैसे यूएचटी दूध। ये वो टेट्रा पैक वाला दूध होता है जो बिना फ्रिज के भी काफी दिन चल जाता है। हाँ हाँ। फिर पहले से पैक और लेबल्ड वाला छेना या पनीर, और हर तरह की भारतीय ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा। अच्छा, ब्रेड पर भी 0%? जी हाँ, साथ ही कुछ बेहद जरूरी और महंगी जीवन रक्षक दवाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। और बीमा? बीमा क्षेत्र में तो बड़ी राहत है, सुना है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले 18% था। बिल्कुल, 18%। इससे प्रीमियम काफी बढ़ जाता था। लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा बीमा, खासकर स्वास्थ्य बीमा की पहुंच आम लोगों तक बढ़ाने की भी है। ये सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। टैक्स हटने से सीधा प्रोत्साहन मिलेगा। और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों पर भी कुछ असर है? हाँ, पेंसिल, क्रेयॉन, चॉक, इरेजर और नोटबुक बनाने के लिए जो कागज इस्तेमाल होता है बिना कोटिंग वाला, वो सब शून्य दर पर आ गए हैं। और हाँ, बिना सोने चांदी वाली कांच की चूड़ियां भी इसी 0% लिस्ट में है। अच्छा, अब आते हैं 5% वाले स्लैब पर। इसमें तो लगता है बहुत सारी चीजें 12% या 18% से नीचे लाई गई हैं। हाँ, इसमें खाने पीने की चीजों की तो भरमार है। लगभग सभी तरह के पैकेज नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रोसेस्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी। अरे वाह! डायबिटीज मरीजों के लिए जो खास खाने की चीजें आती हैं वो भी। 20 लीटर वाली पीने के पानी की बोतल, बिना चीनी वाले मिनरल या एरेटेड पानी, बिना गैस वाले फलों के रस वाले पेय और दूध वाले पेय, ये सब अब सिर्फ 5% पर आ गए हैं। घर के रोजमर्रा के सामान का क्या? साबुन, तेल, शैम्पू? वो भी सस्ते हुए। हेयर ऑयल, नहाने का साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब 5% पर है। अच्छा। साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, घर में इस्तेमाल होने वाला और भी सामान, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, हाथ से बनी मोमबत्तियां, बायोपेस्टिसाइड्स, बच्चों की दूध की बोतलें, रबर बैंड, ये सब भी 5% स्लैब में आ गए हैं। और कपड़े, जूते, फर्नीचर का क्या स्टेटस है? देखिए, चमड़े का सामान, हैंडीक्राफ्ट, बैग, खेल के दस्ताने, साधारण धातु की मूर्तियां, लकड़ी और बांस का सामान, कागज के थैले, कालीन, हाथ से बने शॉल, छाते, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब 5% पर हैं। जूतों के लिए कुछ शर्त है? हाँ, जूते अगर 2500 रुपए तक के हैं तो उन पर 5% जीएसटी लगेगा। उससे महंगे वाले शायद 18% में जाएंगे। ठीक है। साधारण फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक के बर्तन, कांच के बर्तन, एल्यूमिनियम, पीतल, स्टील के बर्तन, संगीत वाद्य यंत्र, पारंपरिक खिलौने, सिलाई मशीन, कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे के लेंस भी अब 5% के दायरे में हैं।
और सेवाओं में होटल, जिम वगैरह का क्या हुआ? होटल में अगर कमरे का किराया 7,500 रुपए प्रतिदिन तक है तो उस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, ये भी राहत है। और जिम, ब्यूटी सैलून, योग जैसी सेवाएं ये तो सीधी 18% से 5% पर आ गई हैं। वाह! तो कुल मिलाकर देखें तो घर का बजट कम होने की उम्मीद तो है, खासकर मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों के लिए। हाँ, बिल्कुल, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ सकती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये बदलाव त्योहारों के मौसम से ठीक पहले लागू हो रहे हैं 22 सितंबर से। तो बाजार में मांग बढ़ने की अच्छी संभावना दिखती है। लेकिन कुछ चीजें महंगी भी तो हुई हैं, जिनका रेट बढ़ा है या जो 40% में गई हैं। हाँ, वो चीजें जो 40% वाले स्लैब में गई हैं, वो निश्चित रूप से महंगी होंगी। हमने पहले ही जिक्र किया था तंबाकू उत्पाद, जिन पर पहले 28% टैक्स और ऊपर से सेस लगता था। अब कुल मिलाकर टैक्स का बोझ शायद बढ़ेगा जब नया रेट लागू होगा। और मीठे पेय। हाँ, चीनी वाले मीठे पेय, बड़ी कारें और बाइक, निजी जेट और यॉट, साथ ही रिवॉल्वर और पिस्तौल भी 40% में है। एक और अहम चीज है जो महंगी हुई है, वो है कोयला, लिग्नाइट और पीट। कोयला, उस पे कितना बढ़ा है? इन पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर सीधा 18% कर दिया गया है। ओह, इसका असर तो बिजली उत्पादन और उद्योगों पर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, उनकी लागत बढ़ सकती है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि सीमेंट सस्ता हुआ है। ये निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। इससे घर बनाना सस्ता हो सकता है। अब जरा व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को देखते हैं। छोटे व्यापारियों, एमएसएमई के लिए क्या खास है इसमें? एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके लिए कुछ प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। जैसे नया रजिस्ट्रेशन लेना आसान होगा। अगर कोई छोटा व्यापारी ये अनुमान लगाता है कि वो एक साल में 2.5 लाख रुपए से कम का इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी आगे पास ऑन करेगा, तो उसे सिर्फ 3 दिन में ऑटोमेटिक मंजूरी मिल सकती है। आईटीसी मतलब वो टैक्स जो उन्होंने खरीद पर दिया है, उसका क्रेडिट मिलना। अच्छा, ये तो तेजी लाएगा। और रिटर्न फाइलिंग, रिफंड वगैरह में? उसमें भी तेजी लाने का वादा है। जैसे जो व्यापारी निर्यात करते हैं, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, उन्हें 7 दिन के अंदर 90% प्रोविजनल रिफंड देने की बात कही गई है। और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले रिफंड थे, जिनमें पैसा फंसता था, उनके लिए भी नियम आसान किए जा रहे हैं। ये सब छोटे व्यापारियों का कैश फ्लो सुधारने में मदद कर सकता है। और बड़े आर्थिक स्तर पर क्या उम्मीदें हैं? क्या जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि चीजें सस्ती होने से लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब खपत, कंजम्पशन बढ़ेगी। और जब खपत बढ़ती है तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो हाँ, जीडीपी ग्रोथ को सहारा मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकार ने खुद माना है कि इन टैक्स कटौतियों से राजस्व का नुकसान भी होगा, करीब 48,000 करोड़ का। हाँ, सरकार का अनुमान है कि इससे सरकारी खजाने को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो सकता है। ये एक बड़ी रकम है। तो इसकी भरपाई कैसे होगी? सरकार का तर्क यह है कि जब खपत बढ़ेगी और टैक्स प्रणाली सरल होने से ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे, मतलब बेटर कंप्लायंस होगी, तो उससे जो अतिरिक्त राजस्व आएगा वो इस घाटे की भरपाई कर देगा। ये देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं। हाँ, ये कितना सफल होता है ये तो खैर देखना होगा। अच्छा, अलग अलग सेक्टर पर असर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी लग रही है। बिल्कुल, छोटी और मध्यम कारें, मतलब 1200 सीसी इंजन तक वाली और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, ये सब सस्ते हुए हैं। क्योंकि ये 18% में आ गए। हाँ, ये 28% से 18% स्लैब में आ गए हैं। लेकिन बड़ी और लग्जरी कारें और 350 सीसी से ज्यादा की बाइक वो महंगी हो गई हैं क्योंकि वो 40% स्लैब में चली गई हैं। टायर वगैरह सस्ते हुए हैं। हाँ, ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे भी सस्ते हुए हैं। अच्छा, एक सवाल उठा था, डीलरों के पास पड़ी पुरानी गाड़ियां इन्वेंट्री पर टैक्स का क्या होगा? हाँ, उसका क्या जवाब मिला? सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पर बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर तो अच्छी खबर लग रही है। टीवी, फ्रिज, एसी। हाँ, यहाँ उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। टीवी चाहे किसी भी साइज का हो, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन और छोटे किचन उपकरण जैसे मिक्सर, जूसर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब पहले 28% पर थे और अब 18% पर आ गए हैं। हाँ।
तो ये सब सस्ते होने चाहिए। और निर्माण क्षेत्र की बात करें तो सीमेंट सस्ता होना वाकई बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। सीमेंट के अलावा मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक, बांस की फ्लोरिंग भी 12% से 5% पर आ गई है। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत घर बनाना सस्ता हो सकता है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास है इन बदलावों में? किसानों के लिए भी कुछ राहत की बात है। ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे, सिंचाई के उपकरण और कुछ खास तरह के खाद जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व वाले खाद, ये सस्ते हुए हैं। ये 5% या 18% स्लैब में आए हैं। तो खेती की लागत कुछ कम हो सकती है। हाँ, लक्ष्य तो यही है। कपड़ा उद्योग की एक पुरानी मांग थी, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली। हाँ, उसे ठीक किया गया है, खासकर मानव निर्मित फाइबर यानी मैनमेड फाइबर्स और धागे यानी यान के मामले में। इससे इस सेक्टर को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। हैंडीक्राफ्ट्स का क्या हुआ? हस्तशिल्प पर भी दरें कम की गई हैं, जो अच्छी बात है। जहां तक तैयार कपड़ों की बात है, 2500 रुपए तक के गारमेंट्स तो 5% पर ही रहेंगे। उससे महंगे वाले कपड़ों पर शायद थोड़ा असर पड़े। ये देखना होगा कि वो पहले किस दर पर थे और अब 18% में आने पर क्या होता है। और शिक्षा से जुड़ी चीजें, स्टेशनरी वगैरह? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, एक्सरसाइज बुक, पेंसिल, क्रेयॉन, इरेजर अब 0% पर है। ज्योमेट्री बॉक्स 5% पर है। तो स्टेशनरी का खर्च तो कम होगा ही, जिससे स्कूली बच्चों वाले परिवारों को थोड़ी मदद मिलेगी। कुछ विश्लेषणों में इन सुधारों को स्वदेशी या मेक इन इंडिया से भी जोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा है? हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों में ये बात कही गई है। तर्क यह दिया जा रहा है कि जब टैक्स दरें सरल होंगी तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा। और जब जरूरी चीजें सस्ती होंगी तो लोग शायद भारतीय उत्पाद ज्यादा खरीदेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। समझ गई। अब जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं पे भी नजर डाल लेते हैं। सरकार तो इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। बिल्कुल, सरकार का कहना है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किए गए वादे को पूरा करता है और ये आम आदमी, किसान, एमएसएमईज, युवा और महिलाओं पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, हाँ, वहां ये सारे फैसले सर्वसम्मति से मतलब यूनानिमसली लिए गए। ये जरूरी बात है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि इन सुधारों पर काम काफी समय से चल रहा था और इनका अमेरिका द्वारा लगाए गए हालिया टैरिफ से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, इसकी आलोचना भी कर रही है। हाँ, कांग्रेस नेताओं जैसे राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि वो तो सालों से जीएसटी को सरल बनाने की मांग कर रहे थे। हाँ, राहुल गांधी का वो गब्बर सिंह टैक्स वाला तंज याद आ रहा है। बिल्कुल, उसे फिर से याद दिलाया जा रहा है। विपक्ष का मुख्य आरोप ये है कि ये सुधार लाने में 8 साल की देरी कर दी सरकार ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक राष्ट्र नौ टैक्स क्यों कहा, ये थोड़ा समझाइए। उनका तर्क यह है कि ठीक है, मुख्य दरें दो हैं, 5% और 18%, और एक डीमेरिट दर है 40%, लेकिन 0% दर भी तो है। हाँ। साथ ही तंबाकू जैसी कुछ चीजों पर पुराना 28% प्लस सेस तब तक जारी रहेगा जब तक वो मुआवजा कर्ज चुकता नहीं होता। इसके अलावा कुछ बहुत खास चीजों पर, जैसे कीमती पत्थर, सोना वगैरह पर पहले से ही अलग स्पेशल दरें लागू हैं, 0.25%, 1.5%, 3%, 6%। तो इन सब को मिलाकर वो कह रहे हैं कि अभी भी कई दरें मौजूद हैं, इसलिए ये पूरी तरह से एक राष्ट्र एक टैक्स नहीं बना है। अच्छा, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि वे तो 2016 से ही अधिकतम 18% दर की बात कर रहे थे। हाँ, और वे ये भी याद दिला रहे हैं कि जब उनकी यूपीए सरकार जीएसटी लाने की कोशिश कर रही थी, तब उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था। यहाँ ये भी बताना शायद जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी हटाने की मांग की थी। हाँ बिल्कुल, और वो मांग अब मान ली गई है। लेकिन ये बात भी माननी होगी कि 2017 में इतने बड़े टैक्स सुधार को लागू करना, जिसमें सारे राज्यों को एक साथ लाना था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और उपलब्धि थी। निश्चित रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ राज्यों के अपने वित्तीय हित और अधिकार होते हैं, इतने सारे अप्रत्यक्ष करों को एक में मिलाना आसान काम नहीं था। इसमें पिछली कई सरकारें सफल नहीं हो पाई थी। शुरुआत में जटिलताएं भी बहुत थी, ये भी सच है। हाँ, चलिए अब इन सुधारों के कुछ और व्यापक प्रभावों और शायद कुछ चिंताओं पर बात करते हैं। एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी। हाँ,
क्योंकि वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन साफ हो गया है कई चीज़ों का, तो उम्मीद है कि अब इस बात पर विवाद कम होंगे कि किसी चीज़ पर 5% टैक्स लगे या 18%। साथ ही एक और अहम बदलाव है पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर। क्या बदलाव है? इन पर अब जीएसटी लेनदेन मूल्य यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य, रिटेल सेल प्राइस, आरएसपी पर लगाने का फैसला हुआ है। अच्छा, आरएसपी पर, जो पैकेट पर छपा होता है। हाँ बिल्कुल, माना जा रहा है कि इससे टैक्स चोरी रोकना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि पहले शायद लेनदेन मूल्य को कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश होती थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता शायद यही है कि क्या टैक्स कटौती का फायदा सच में आम ग्राहक तक पहुंचेगा भी या नहीं। ये एक बहुत ही जायज़ और बड़ा सवाल है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब टैक्स कम होता है तो कंपनियां या दुकानदार कीमतें उतनी कम नहीं करते और फायदा अपनी जेब में रख लेते हैं। इसे मुनाफाखोरी या प्रॉफिटेरिंग कहते हैं। तो सरकार इस पर क्या कह रही है? सरकार ने कहा है कि वो इस पर नजर रखेगी। वित्त मंत्री ने बताया है कि सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और राज्यों के टैक्स विभाग ये सब उद्योगों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। और क्या उम्मीद है? उम्मीद ये भी है कि बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसके कारण कीमतें अपने आप कम होंगी। लेकिन ये देखना होगा कि असल में होता क्या है। और वो 48,000 करोड़ के राजस्व घाटे वाली बात, वो भी एक चिंता है। हाँ, वो दूसरी बड़ी चिंता है। क्या वाकई बढ़ी हुई खपत और बेहतर टैक्स अनुपालन से इस बड़े घाटे की भरपाई हो पाएगी, खासकर तब जब दुनिया भर में आर्थिक माहौल थोड़ा अनिश्चित सा है। और अगर भरपाई नहीं हुई तो फिर सरकार को या तो कहीं और से इसकी व्यवस्था करनी होगी या फिर सरकारी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसका असर कहीं और दिख सकता है। और कुछ चीजों पर, जैसे तंबाकू उत्पादों पर, तो तत्काल कोई बड़ी राहत है ही नहीं, क्योंकि वो मुआवजा उपकर जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक वो कर्ज चुकता नहीं होता उन पर टैक्स का बोझ ज्यादा ही रहेगा। और वो अमेरिका वाले टैरिफ का मुद्दा भी है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार सीधे तौर पर उससे नहीं जुड़े हैं। हाँ, लेकिन सरकार ने ये माना है कि टैरिफ से प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए एक अलग पैकेज पर काम चल रहा है, तो वो पहलू भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक है, अगर हम इन सारे जीएसटी सुधारों का सार निकालना चाहें तो क्या कहेंगे संक्षिप्त में? सार ये है कि भारत की जीएसटी प्रणाली अब पहले से काफी ज्यादा सरल हो गई है। मुख्य रूप से 2 दरें हैं, 5% और 18%। साथ में लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% की एक डीमेरिट दर है। और इसका नतीजा ये है कि रोजमर्रा की जरूरत की बहुत सी चीजें हैं खाना पीना, बीमा, शिक्षा से जुड़ा सामान, कृषि उपकरण, छोटे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं सस्ती हुई हैं। और व्यापार करने की प्रक्रियाएं भी आसान हुई हैं, जिससे उम्मीद है कि नियमों का पालन बढ़ेगा, मुकदमेबाजी कम होगी और अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिलेगी। बिल्कुल, लक्ष्य साफ है, खपत बढ़ाना, विकास दर को तेज करना और आम आदमी को महंगाई से कुछ राहत देना। ये बदलाव काफी व्यापक हैं और इनका असर लगभग हर किसी पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा। ये सुधार निश्चित रूप से कई सकारात्मक पहलू लेकर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ टैक्स कम कर देना ही खपत बढ़ाने के लिए काफी है? खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती दिख रही है और शायद घरेलू स्तर पर भी लोगों की कमाई पर कुछ दबाव हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल है। और इससे जुड़ा एक और अहम सवाल ये है कि इन बदलावों का असर जमीनी स्तर पर कैसा होगा, छोटे दुकानदार से लेकर अंतिम ग्राहक तक। क्या ये फायदा ठीक वैसा ही पहुंचेगा जैसी कागज पर उम्मीद की जा रही है, या फिर बीच में ही कहीं अटक जाएगा? मतलब क्या सरकारी तंत्र और बाजार की शक्तियां मिलकर ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि टैक्स कटौती का लाभ वास्तव में कीमतों में कमी के रूप में नीचे तक पहुंचे और केवल कंपनियों या व्यापारियों के मुनाफे को ही न बढ़ाए? ये देखने वाली बात होगी। इन सवालों के जवाब तो शायद आने वाले कुछ महीनों या सालों में ही मिलेंगे, जब इन बदलावों का असर जमीन पर दिखना शुरू होगा। फिलहाल जीएसटी के इन नए और महत्वपूर्ण बदलावों पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है।